नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस दैनिक जागरण और द हिंदू के न्यूज़ एडिटोरियल पेज के अंदर। ये हमारा 19 जून यानी आज का ये हमारे एडिटोरियल्स पेज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। और हमारा द हिंदू के अंदर केवल एक ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि हमारी दैनिक जागरण के अंदर आज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का आर्टिकल्स। चलिए, तो पहला जो हमारा आर्टिकल है वो दैनिक जागरण से संबंधित है, जिसमें आर्टिकल कहता है भी जो समय की मांग है हमारी, जो समान नागरिक साहित्य है वो। तो जो समान नागरिक साहित्य है वो कहाँ पर है हमारे, जो हमारा जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है और आर्टिकल नंबर जो 44 है उसके अंदर इसकी बात हमें की गई है। तो आर्टिकल कहता है भी जैसे कानून निजी नहीं हो सकते। कानून निजी मतलब कानून होता है वो किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता, वह कानून सार्वजनिक रूप से होते हैं। ठीक है, तो वो कानून क्या होता है, वह सब पर क्या होते हैं, लागू होते हैं। तो इस प्रकार के लिए हमें क्या होना चाहिए, जो नागरिक जो समान नागरिक सहायता की क्या है हमें आवश्यकता है, या हमें कहीं कहीं समान नागरिक सहायता बनाने की आवश्यकता है। कहता है भी संविधान निर्माताओं ने प्रत्येक नागरिक के लिए समान नागरिक सहायता का कर्तव्य राष्ट्र जो राज्य को सौंपा था। तो राज्य को कैसे, हमारा जो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है उसके तहत ये किसको सौंपा का तहत ये कर रहा है, ये कर रहे हमें किसने, जो हमारे जो राज्य था उसको सौंपा था हमारे संविधान निर्माताओं ने। तो कहता है जिस प्रकार से जो हमारी समान नागरिक सहायता है वह क्या करेगी, सांप्रदायिकता को भी क्या करेगी, कम करेगी, राष्ट्र की एकता है उसको भी बढ़ाकर रखेगी। साथ ही साथ जो सांप्रदायिक निजी कानून महिला अधिकारों और सशक्तिकरण को क्या करती है, बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये जो जिस प्रकार की जो इस प्रकार के जो कानून बनाए जाते हैं वो क्या करते हैं, कहीं के जो महिलाओं के जो अधिकार है या उनके सशक्तिकरण है उनको क्या करती है, ये रोकती है। इसमें एक पृष्ठभूमि भी हमें बताई गई है, जिसमें कहा गया है जब देश का संचालन भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत हो रहा था। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने 1927 के इस अधिनियम की उपयोगिता और प्रभाव पर रिपोर्ट देने के लिए एक साइमन कमीशन बनाया था, जिसके बारे में हमें जानते हैं। जिसमें क्या थे, सभी अंग्रेज थे, कोई भारतीय इसके अंदर शामिल नहीं था। जिसके अंदर हमें देखने को मिलता भी कितना इसके अंतर्गत रोष था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वही बात क्या, जो जिस प्रकार से उसके अंदर समानता की बात नहीं थी, वैसे ही प्रकार से यानी आज के समय में भी हमें संविधान के अंदर समान नागरिक सहायता देने की क्या है, आवश्यकता है। क्योंकि जिस प्रकार से जो अंग्रेज हमने देखा था भी, अंग्रेज उसके अंदर शामिल होने थे, हमने इतना विरोध किया था, मगर वर्तमान स्थिति में जिस प्रकार से हम क्या कहते हैं भी समान नागरिक सहायता नहीं दे पा रहे हैं, तो वैसे ही रोष की कहीं रोष जन्म हो सकता है। ठीक है, और कहीं कहीं का जो कांग्रेस के जो मद्रास अधिवेशन था उसके अंदर कहीं के एक सम्मेलन हुआ था, जिसके अंदर हमें क्या किया गया था, इससे पहले हमें 1925 के अंदर एक संविधान बनाने की बात कही गई थी, यानी अंग्रेजों ने हमें चैलेंज किया था। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने ये भी करके दिखाया था कि हमारी नेहरू रिपोर्ट हमने इस परिप्रेक्ष्य में दी थी, जो कि क्या था, एक हमारा संविधान था। तो इस प्रकार से अगर हम समान नागरिक सहायता के तौर पर महिलाओं को समान अधिकार देते हैं, तो हमें भी उनके जो हम कह सकते हैं भी जो मानव पूंजी है उसका अधिक उपयोग करने को मिल सकता है। और महिलाओं को समान अधिकार देने का जो मौलिक अधिकार भी चर्चित था उसके अंदर। साथ ही साथ जो हमारी जो ये नेहरू रिपोर्ट थी उसके अंदर हमें 19 मौलिक अधिकार दिए गए थे, और राज्य को कहीं न कहीं जो मजहब या कहीं को रिलीजन से मुक्त रखा गया था, और कहीं कहीं समान नागरिक सहायता का भी इसके अंदर व्यवस्था की गई थी। बाद में इसमें कहता है भी जो समान नागरिक सहायता है उससे हमें निजात पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कहीं के जो धार्मिक जो संप्रदाय है वो क्या करते हैं, अपने कानून के हिसाब से क्या करते हैं, इनका पालन करते हैं, या जो कुछ संबंध होते हैं जैसे वैवाहिक संबंध होते हैं तो उनको हम इसी प्रकार से क्या करते हैं, हम लागू करते हैं जो धार्मिक तौर पर। और इस प्रकार की जो हम कह सकते हैं जो बाधाएं होती है वो कहीं न कहीं क्या करती है, हमारी जो समान नागरिक सहायता है उसको कहीं न कहीं स्थापित होने से क्या करती है, बाधा उत्पन्न करती है या उनको रोकती है। ठीक, और कहता है जैसे विवाह की कोई भी अन्य प्रणाली, जैसे मुस्लिम की इसके अंदर बात की गई है, हिंदू विवाह कानून की बात की गई है, तो इसमें क्या कहते हैं जो मुस्लिम जो लॉ था उसके तहत क्या किया था, जो लगभग 1350 से लेकर उसी कानून के तहत उनकी विवाह पद्धतियाँ स्वीकार करती जा रही हैं, और अन्यथा कोई भी अगर पद्धति हो तो उसको वह स्वीकार करने के अंतर्गत नहीं है। बाद में कहता है भी सहायता को जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके अन्याय के तौर पर भी बताया जाता है। जैसे जैसे हम समान नागरिक सहायता नहीं रखते हैं तो इससे क्या हो गया, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके जो कल्याण है वो भी क्या हुए, इससे प्रभावित होते हैं।
ठीक है। और इसके अंदर जैसे हिंदुओं का भी बात की गई, अभी हिंदू जो धर्म है उसके अंदर की जैसे विवाह की जो पद्धतियाँ हैं वो भी किसी के एक प्रकार से क्या है क्षीण है, उनका भी क्या कहते हैं पालन नहीं किया जाता है। मगर इसके अंदर अंत में इसके अंदर गोवा का जिक्र किया गया है। भी गोवा के अंदर कहीं न कहीं ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या ईसाई धर्म को पालन करने वाले लोग हैं, मगर वहाँ फिर भी हमारी जो समान नागरिक संहिता है वो वहाँ पर क्या है लागू है। ठीक है, उसी प्रकार से हमें धीरे धीरे भारत के अंदर भी समान नागरिक संहिता का पालन करना चाहिए, उन्हें लागू करने का व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही साथ जो अमेरिका भी जो कि विश्व में जहाँ पर अनेक धर्मों के जो लोग रहते हैं वहाँ पर भी समान नागरिक संहिता रखी गई है। तो इस प्रकार जो विधि आयोग ने जो देश के जो लोग हैं उनसे सुझाव मांगा है भी जो कहीं न कहीं हमारी जो समान नागरिक संहिता है उसकी व्यवस्था में करनी चाहिए या नहीं। तो कहीं न कहीं ये जो सहयोग है वो भी क्या है एक है हमारा एक प्रकार से क्या है हम कह सकते हैं भी एक स्वागत योग्य हम निर्णय कह सकते हैं भी जो लोगों की भागीदारी इसके अंदर होगी। ठीक है, तो हम देख सकते हैं भी जो किस प्रकार से हमारे जो समान नागरिक संहिता है वो हमारे देश है उसके विकास के अंदर हमारी जो महिलाओं के मानव पूंजी के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित, राष्ट्र की एकता और अखंडता से संबंधित कितने बाधाएं उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो यही सारी के सारे इस आर्टिकल के अंदर कहीं कहीं कहा गया है। तो ये एक पृष्ठभूमि थी जो कहीं के साइमन कमीशन का एग्जाम्पल लेकर के हमें बताती है कि जो समान नागरिक संहिता है वो किस प्रकार से हमने इसको अतीत में भी स्वीकार नहीं किया है, तो हमें वर्तमान में इसको जल्दी से जल्दी क्या करना चाहिए लागू करना चाहिए। अगला जो आर्टिकल है वो कहता है भी जो मिट्टी के संरक्षण से संबंधित है, क्योंकि अभी जो हमारा जो कल जो यानी परसों जो 17 जून था, तो 17 जून को क्या था यदि हमने रखा था जो विश्व मरुस्थलीकरण दिवस के रूप में उसको हमने मनाया था। ठीक है, तो विश्व स्तर का जो मरुस्थलीकरण जो जागरूकता दिवस था उसके रूप में हमने 17 जून को मनाया था। तो इसके ऊपर यह आर्टिकल लिखा गया है। तो जिसका भी हम जानते हैं अभी इस आर्टिकल के अंदर कहा गया अभी जहाँ भी कोई भी फसल यानी जो मरुस्थलीकरण का शब्द होता है भी ऐसी कोई भूमि जहाँ पर किसी भी प्रकार की फसल का क्या नहीं हो उपज नहीं होता है या एक प्रकार की मृत भूमि होती है। ठीक है, और विश्व में भूमि के जो मरुस्थलीकरण में तब्दील होने की पर भी चिंता जताई जा रही है। तो जैसे जैसे मरुस्थलीकरण बढ़ता जाएगा तो लोगों के लिए जो भोजन की आवश्यकता है वो दिनों दिन क्या होती जाएगी कम होती जाएगी। ठीक है, और जो भूमि है जो कि कृषि योग्य जो भूमि है उनके अंदर क्या होगा अभी दिनों दिन हमारी जो क्षेत्र है वो कम होता जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है जो बेकार पड़ी जो भूमियाँ हैं उसका भी हमें उपयोग करना होगा और हमें उपजाऊ बनाना होगा ताकि हम वहाँ से कृषि की उपज कर पाएँ जो आने वाले भविष्य के अंतर्गत हम जो लोग हैं उनकी जो खाद्य की जो आवश्यकता है उनको पूर्ति कर पाएँ। तो मरुस्थलीकरण भूमि के कटाव की ऐसी परिघटना होती है जिसमें प्राकृतिक क्षमता पारिस्थितिकी तंत्र के विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो मरुस्थलीकरण क्या होता है अभी जो भूमि का कटाव ही होता है एक प्रकार से जो क्या करते हैं धीरे धीरे क्या करता है हमें जो हमारी जो भूमि होती है उसकी जो क्षेत्र होता है उसको वह कम करता जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ हमने जो विश्व मरुस्थलीकरण या सूखा दिवस भी हमने मनाया है अभी 17 जून को, वो भी क्या अभी कहीं कहीं जो लोगों को जागरूक बनाने के लिए इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। अभी हम क्या अभी इस दिशा के अंदर क्या और कितना योगदान दे रहे हैं और ये एक विचारणीय है भी हम कितना हम इसके अंदर का योगदान दे रहे हैं इस बात पे हमें विचार कर रहे हैं। और भारत के लिए भी ये लगातार चिंता है हमारी बढ़ा रही है क्योंकि हमारे देश में जो मरुस्थलीकरण का विस्तार है वो भी दिनों दिन बढ़ता हुआ जा रहा है। इसके अंदर जिक्र किया गया भी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी एक रिपोर्ट थी 2019 में जारी की गई थी जिसमें कहा गया था भी 2003 से 2003 और 2005 से लेकर 2011-13 के बीच में जो मरुस्थलीकरण का जो क्षेत्र है वो लगभग 18.7 लाख हेक्टेयर तक बढ़ गया है। ठीक है, तो कहीं कहीं हम इससे यह अंदाजा लगा सकते हैं तो हमारी जो कृषिगत भूमि थी वो की बढ़ने की बजाय क्या हो रही है कम हो रही है, जो कि आने वाले समय के अंदर हमारी जो खाद्य आवश्यकता है उसको प्रभावित कर सकती है। और साथ ही साथ इसके अंदर कहता है साल 2050 तक विश्व की जो जनसंख्या है वो लगभग 9 अरब के आसपास पहुंच जाएगी। और ऐसे में जो खाद्यान्न आवश्यकताओं के लिए हमें 40% भूमि की क्या होगी आवश्यकता होगी। ठीक है, तो और हमें क्या होना इससे क्या बढ़ाने की भी हमें क्या है आवश्यकता है ताकि हम क्या कर पाएँ लोग खाद्य की जो जरूरत है भविष्य के अंदर उसको हमें पूरा कर पाएँ। और ये जो मरुस्थलीकरण है वह प्रकृति के साथ साथ जो मानव गतिविधि है उनके माध्यम से भी क्या है ये दिनों दिन बढ़ता हुआ जा रहा है, जिससे क्या हो भी उपजाऊ भूमि है वो दिनों दिन मरुस्थल के अंदर तब्दील होती जा रही है। ठीक है,
और कहीं न कहीं जल्दी से हमें क्या करना होगा, इनका हमें बचाव करना होगा। तो साथ ही साथ इसके अंदर एग्जाम्पल दिया गया है अभी, जैसे भारत के अंदर क्या है अभी अभी वर्तमान के अंदर 21% कितने 21% क्षेत्र के अंदर वन है या फिर वृक्ष है, तो जबकि इसका हमने लक्ष्य रखा था 33%। तो हमें क्या करना होगा, इस प्रकार की भूमि या मरुस्थल भूमि से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो ऐसे यानी बगीचे लगाने की आवश्यकता है, ताकि वो मरुस्थलीकरण को रोक पाए। ठीक है, तो ये सारे के सारे अंग इसके अंदर कहा गया है। और साथ ही साथ जो हमारे जो वन है वो क्या करते हैं, हमारी जो सौर ऊर्जा है या जो हरित ऊर्जा है उसका भी क्या करते हैं, एक प्रकार से स्टोर करते हैं, या हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, और जो हमारे जो इस प्रकार के जो पर्यावरण परिघटनाएं जो हो रही हैं उनको भी रोकने के अंदर हमारे जो वन होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। ठीक, तो ये आर्टिकल सारा के साथ अंदर जो हमारा जो 17 जून को जो विश्व मरुस्थलीकरण दिवस हमने बनाया था उसके परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है। अभी जो मरुस्थलीकरण है वो किस प्रकार से व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, आने वाले भविष्य के अंदर हमारी जो खाद्य आवश्यकता है उनको कितना यानी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो समय रहते हमें वनों के ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाने चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, घास भूमियों का निर्माण करना चाहिए, जो मरुस्थल भूमियाँ हैं उन पर ज़्यादा हम कह सकते हैं भी औद्योगिक कार्य कर सकते हैं, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं हम अच्छी सी बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर धूप ज़्यादातर होती है। तो ऐसे मामले में वहाँ पर हम जैसे सोलर पैनल लगा करके जो आवश्यकता को पूरी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो भूमि है उसको हम औद्योगिकरण के रूप में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो कृषि योग्य भूमि है वो कृषि के लिए उपयोग होगी। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हमारा जो मरुस्थलीकरण है उसको हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल, इस आर्टिकल के अंदर लगभग यही बातें सारी कही है। अगला जो आर्टिकल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि हमारा कृषि से संबंधित है। ये जो आर्टिकल जो कहता है भी, इसमें अंदर कहता है भी जो अमीर जो किसान है जिनको सब्सिडीज का सबसे ज़्यादा क्या होता है, अधिक लाभ होता है, जबकि जो सीमित किसान होते हैं जिनके पास भूमि बहुत कम मात्रा में होती है उनको सब्सिडीज वगैरह या सरकार के द्वारा जो चलाए जाने वाले जो स्कीम्स हैं उनका लाभ उनको इतनी अधिक मात्रा में नहीं मिल पाता है जितना कि जो ये बड़े किसान इनका जो लाभ उठा लेते हैं। जिसकी तरफ क्या होते हैं, जो अमीर जो किसान होते हैं वो और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं, और जो गरीब किसान होते हैं उनको सहायता न मिलने की वजह से वह ज़्यादा दिनों दिन और गरीब होते चले जाते हैं। तो यही इस आर्टिकल के अंदर बात कही गई है। तो इसमें कहता है भी जो संपूर्ण ज्योत भूमि का लगभग जो 90% जो हिस्सा है वो लगभग अमीर 5% किसानों के पास है, और जो वस्तुतः जो छोटे जबकि जो छोटे जो किसान है उसके पास छोटे छोटे टुकड़े उनके पास बचते हैं। उन्हें का लगभग भूमि का लगभग 10वां हिस्सा ही, और उनसे क्या होता है, उनका जो 10वां हिस्सा है वो भी कहीं क्या हो जाता है, इसके कारण बर्बाद हो जाता है। ठीक है, और जिससे क्या होता है उनको जो सरकार के द्वारा जो लगाने वाली जो नीतियां होती है उनका भी लाभ में नहीं मिल पाता है, और जो धनिक किसानों को अनुचित तरीकों से जो सब्सिडियाँ दी जाती है और बिचौलियों को सौंपने की कुप्रथा भी इन दशकों से हमारे यहाँ चलती आ रही है। साथ ही साथ हमारी जो सामाजिक और वित्तीय विफलता को जो क्या करती है, साबित करती है। जैसे बिजली के अंदर, उर्वरक के अंदर, सिंचाई के अंदर जो सब्सिडियाँ दी जाती है उनको भी क्या कहते हैं, प्राथमिकता से बढ़ावा दिया जाता है, जिसका जो लाभ है वो अमीर किसानों को होता है, जबकि जो गरीब किसान होते हैं उनको कहीं जो हावी उनका कहीं जो कृषि व्यय के कारण उन्हें अधिक नुकसान पहुँचाना पड़ता है। ठीक है, जो सब्सिडी होता है इसके अंदर का जो सब्सिडी होती है वो विकास नहीं है, जबकि वह जीवित रहने का एक तरीका है। सब्सिडीज हम कब प्रदान करवाते हैं ताकि हम क्या रखें, किसानों को जीवित रख पाए या उनकी जीविका को बढ़ावा दे पाए, मगर सब्सिडीज है वो विकास का एक क्या रही है, रूप नहीं है। सरकार के जो सब्सिडीज कार्य है वो किसानों के अस्तित्व को बचाने के लिए होते हैं, न कि विकास को बढ़ावा देने के लिए होते हैं। आगे इस आर्टिकल के अंदर कहता है भी जब सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो हस्तक्षेप किया था या न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो स्कीम लेकर आए थे, तो यह जो कहीं के जो बाजार है उसके अंदर विकृति उत्पन्न कर दी थी। यानी जो बाजार के अंदर जो कहीं के हम जो प्राइवेट सेक्टर थी उसके अंदर जो कहीं की विकृति उत्पन्न कर दी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो कीमतों में असंतुलन पैदा हो गया, और जो कहीं जो उच्च खाद्य की जो खाद्यान्न की जो वस्तुएं थी उनकी जो कीमतें के अंदर क्या बढ़ोतरी होती थी, जिससे जो सीमांत किसान थे या जो ऐसे लोग जो कि कहीं के जो कृषि यानी जो कृषि योग्य जो हमारी जो फसलें थी उनका खरीद करते थे उनको महंगे दामों पर मिलने लगी, जिसके कारण क्या हो गया, अभी कहीं हमारी जो आर्थिकता और स्थिरता के अंदर कहीं एक प्रकार से असंतुलन की स्थिति बन गई थी। सरकार क्या कहते भी, सरकार आवश्यकता से
आवश्यकता लगभग 30% अधिक अधिक हमारे गेहूँ है उसका क्या करती है, खरीद करती है, और जो 45% अधिक चावल की खरीद करती है। तो जितनी हमें आवश्यकता है उससे अधिक जो हम जो खाद्यान्न की वस्तु है उनका हम क्या करते हैं, खरीद करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, उनमें हमें गोदामों वगैरह में रखना पड़ता है, जिससे क्या होता है हमें और ज़्यादा उसके अंदर खर्चे हमें उसके अंदर वहन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो सब्सिडीज वगैरह है तो ये कहीं न कहीं क्या करते हैं, देश के जो आर्थिक रूप से क्या पहुँचाती है, ये नुकसान पहुँचाती है। और जबकि जो जो हमारे जो सीमांत जो किसान हैं उनकी जो स्थिति है वो क्या है, एक प्रकार से बहुत ही दयनीय है, क्योंकि 50% अधिक भारतीयों को आजीविका के लिए कहीं न कहीं कृषि पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। और जो सीमांत किसान हैं उनकी जो आजीविका है वो कहीं न कहीं जो उन पर से यानी खाद्य के तौर पर, यानी जो जो उनकी फसलें हैं वो खाद्य के रूप में वह इस्तेमाल करते हैं। वह क्या करते हैं, उन जो फसलों को बेच नहीं पाते हैं, तो कहीं न कहीं क्या होते हैं वो इस प्रकार के जो बड़े किसान हैं उनके कर्ज के जाल के अंदर फँस जाते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है, अभी जो कृषि होती है वो और ज़्यादा महंगी हो जाती है। इसके अंदर का अभी जो कोई भी अर्थव्यवस्था कितनी भी मजबूत क्यों ना हो और कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर वह जीडीपी के 7वें हिस्से का योगदान देने वाली 50% आबादी को नहीं कर सकती। ठीक है, तो जो हम देख सकते हमारी जो 50% जो आबादी है वो कृषि योग्य है, और जो सीमांत किसान है अगर उसका हम कल्याण नहीं कर पाते हैं हमारी स्कीमों के माध्यम से, तो कहीं का हम उन्नति नहीं कर पाते हम। इसमें कहा गया भी, एक अध्ययन किया गया था 16 राज्यों के अंदर, जिसके कहा गया भी वर्तमान कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के तहत किसानों को कम भुगतान और व्यय के रूप में शोषित प्रभावी श्रमिकों की आय के तालमेल बिठाने के लगभग 20 साल लगेंगे। तो जिस प्रकार से सीमांत किसान है उनकी आय बढ़ाने के अंदर कितने 20 साल का समय लग सकता है। ठीक है, तो ये एक अध्ययन किया गया था। और जो कहीं न कहीं अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी जो हमारा जो कृषि है उसको सब्सिडीज मुक्त बनाना चाहिए। यानी ऐसे जो किसान हैं जिनको सब्सिडीज वगैरह की आवश्यकता नहीं है, उन किसानों को सब्सिडीज नहीं देनी चाहिए। और इसके अंदर कहा भी केवल 25% किसानों को ही इसके बारे में पता है, यानी जो सरकार की जो स्कीम्स है सब्सिडीज वगैरह की, इसमें केवल और केवल 25% लोगों को ही जानकारी है। आगे कहता है जो एमएसपी पर जो 6% से कम अनाज, जिसमें मुख्य रूप से धान और गेहूं ही शामिल है, वे बच जाते हैं। तो हमारा कितना, हमारा लगभग 6% जो कि गेहूं है वो क्या बच जाते हैं, जिनका उपयोग हमें नहीं कर पाते हैं। और कहते हैं भी जो एमएसएमई का जो लाभ है वो भी ज़्यादातर क्या होता है, जो संपन्न किसान होते हैं उनको मिलता है, जबकि जो छोटे किसान होते हैं उनको इसका फ़ायदा नहीं मिल पाता है, क्योंकि उनकी जो कृषि होती है वो बहुत ही कम मात्रा के अंदर है। ज़्यादातर वह उनका उपयोग खाद्यान्न के रूप में कर लेते हैं, और वह बाजार तक अपनी जो खाद्यान्न अपनी जो फसल है उसको नहीं पहुँचा पाते हैं, जिसकी वजह से जो किसान होते हैं उनको उनका किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाता है। और जो थोड़ा बहुत बचता है उनके पास जो बेचने लायक, वह क्या करते हैं, उन संपन्न किसानों को बेच देते हैं, या किसी जो छोटे जो व्यापारी होते हैं उनको बेच देते हैं, जिसकी वजह से उनको एमएसएमई का लाभ उसको नहीं मिल पाता है। और जैसे अब हमारी जो कृषि है वर्तमान में क्या है, वो हमारी जो मानसून पर आधारित होती है। हम मानसून से इस बात का अंदाज़ा लगाते हैं अभी हमारा जो कृषि है वो अच्छी होगी या बुरी होगी, तो हमें हमारी जो सिंचाई की जो व्यवस्था है उसको हमें और क्या करना होगा, बेहतर करना होगा। साथ ही साथ इसके अंदर कहा गया है भी जो हमारे जो उर्वरक है, जो कॉर्पोरेट कल्याण कार्यक्रम है, जिसके तहत जो उर्वरक उत्पादकों को लगभग 50,000 करोड़ रुपए और बिजली प्रदाता को 7,000 करोड़ रुपए तक दिया जाता है। तो हम देख सकते हैं भी कितना हमारा जो बिजली के अंदर और उर्वरक के अंदर हमारे जो पैसे हैं हम लोग इसको क्या करते हैं, सब्सिडीज के रूप में इनको देते हैं, जिसकी वजह से हमारे ऊपर क्या पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ इसके अंतर्गत कहा गया है भी जो कृषि के अंतर्गत जो नीतियां बनाई जाती हैं वो नीतियां भी कुछ इस प्रकार से नहीं होती है भी कहीं न कहीं क्या हो सके, जो सीमांत जो किसान है उनको लाभ पहुंचा पाए, या फिर जो कृषि केंद्रित हो या कृषि को बढ़ावा देने वाली हो। ठीक है, और सरकार को जो समर्थन देने योग्य जो आगे बढ़ाकर ये सोचना होगा कि वे किसान उद्यमी हैं और वह विकास चाहते हैं, न कि जीविका चाहते हैं। तो कुछ ऐसे हमें नीतियाँ अपनानी होगी जिसके माध्यम से हम क्या कर पाए, जो सब्सिडीज को कम करें और किसानों को और ज़्यादा सक्षम बना पाए। इस पे हमें क्या करना होगा, विचार करना होगा। जो कृषि सब्सिडीज किसानों को अलग थलग कर देती है, और नीति निर्माताओं को प्रमुख चुनौतियां भी कहीं कहीं ये यानी जो सब्सिडीज होती हैं वो क्या करती हैं, एक प्रकार से जो किसान होते हैं उनको अलग थलग कर देती हैं, वो कहीं कहीं आश्रित बना देती हैं सरकार के ऊपर। ठीक है, तो हमें ऐसी नीतियों का निर्माण करने की आवश्यकता है जो आश्रित न बनाए जबकि उनका विकास करें। इसके अंदर जैसे आपातकालीन व्यय, पारिवारिक विभाजन और जो अगली पीढ़ी की विरासत के कारण सीमांत किसान एक पीढ़ी के अंतराल के में आधी जमीन खो देते हैं। तो यही हम देखते हैं, जो सीमांत किसान होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो जनसंख्या के कारण अपनी जो पीढ़ी है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते हैं, जो अपनी जो भूमि है उसको कम होते जाते हैं और ज़्यादा वो इसी गरीबी के जाल में फंसते हुए चले जाते हैं।
इसके बाद में जो एमएसएमई पर भी जो सीमांत मात्रा में जो किसानों की जो पहुंच है वो भी कहीं ना कहीं इसको प्रभावित करती है। जैसा कि हमने अभी देखा था, अभी जो एमएसएमई है उस पर तो जो सीमांत किसानों की पहुंच नहीं है, जबकि जो समृद्ध किसान है वही उसका लाभ उठा पाते हैं। ठीक है, तो कहीं न कहीं साथ ही साथ हमें जो विविध प्रकार की जो हमारी जो लोक लुभावन प्रकार की जो योजना है उनको हमें क्या करना होगा, बंद करना होगा, और हमें वास्तव में जो किसान हितैषी जो स्कीम्स है उनका हमें क्या करना होगा, प्रतिपादन करना होगा, या उनको हमें क्या करना होगा, लागू करना होगा। ठीक है, तो ये बात सारी की सारी इस आर्टिकल के अंदर कही गई है। अगर आप इसको सही से नहीं देख पा रहे तो आपको ये PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर अगला जो हमारा जो आर्टिकल है वो द हिंदू से संबंधित है। तो ये इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है भी जो हमारी जो डेवलपमेंट कंट्री है या जो तटीय जो हमारे जो देश हैं वो देश क्या होता है भी, जिनका क्या होता है भी जलवायु के अंतर्गत क्या होते हैं, उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। किसके कारण? जो जलवायु के कारण। ठीक है, तो जो तटीय देश हैं तो क्या होगा भी उनका जो उन जो वो देश हैं उनके लीडरशिप या उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, उनके अंदर जो हमारी जो COP28 होने वाली है उसके अंतर्गत। ठीक है, तो क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वह लगभग इन्हीं देशों पर पड़ता है जलवायु परिवर्तन के कारण, क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन के कारण हमारा वैश्विक तापमान बढ़ता है, जिससे क्या होगा, जो पानी का स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाता है। और ये जो तटीय जो राज्य है या जो देश हैं उनमें क्या होगी, उनकी जो भूमि कम होगी और जो उनको आर्थिक जो नुकसान होगा उसका वहन इसके अंदर कौन करेगा। तो इसकी बात इसके अंदर कही गई है, क्योंकि जो विकासशील देश हैं उनका मानना है भी जो कहीं ना कहीं जो 200 वर्ष पहले जो विकासशील देशों द्वारा जो अपना विकास किया गया था उसके परिप्रेक्ष्य में क्या किया गया था, उनका शोषण किया गया था, या कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं उनके द्वारा जो जलवायु परिवर्तन की जो गतिविधियां बढ़ाई गई थी, जो आज कहीं के जो विकासशील देश हैं उनको ये भुगतनी पड़ रही है। ठीक, तो लगभग यही सारी बातें इस आर्टिकल के अंदर कही गई है। तो कहता है भी जलवायु परिवर्तन पर जो बांग्लादेश, मालदीव जैसे विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व के रूप में जो हमारी अभी हाल ही के अंदर कौन सा जलवायु संवेदनशील फोरम के जो नेताओं के रूप में किसमें इसमें 58 सदस्य देश हैं, जो कि ऐसे देश हैं जो कि जलवायु से अति संवेदनशील हैं, जो कि तटीय देश हैं, जिनको क्या कर जलवायु का सबसे अधिक प्रभाव इनके ऊपर पड़ने वाला है, जो कि लगभग दुनिया के लगभग कितने लगभग 1.5 अरब गरीब लोगों की मेजबानी करता है, यानी कहीं कहीं वहाँ पर गरीब लोग अच्छे विद्यमान हैं। और इनका जो हम कह सकते हैं उनकी जो अर्थव्यवस्था वो कहीं कहीं ब्लू इकोनॉमी या हम कह सकते हैं समुद्र पर आधारित होती है। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो सकता है, इनको जो नुकसान पहुँचता है। तो कहता है भी जो इनके अनुसार जो जलवायु चुनौतियों के कारण पिछले 2 दशकों के अंदर जलवायु के अंदर लगभग 500 अरब डॉलर से अधिक का आर्थिक नुकसान हुआ है। तो इस आर्थिक नुकसान को वहन कौन करेगा? ठीक है, क्योंकि जो विकासशील देश जिन्होंने अपने 200 वर्षों के अंतर्गत अपना विकास किया है वो उनका मानना है भी जो ये जो परिवर्तन हो रहा है वह विकासशील देशों की वजह से हो रहा है, न कि विकसित देशों की वजह से। ठीक है, तो इनको क्या करना है भी जो विकसित देश हैं उनको क्या करना चाहिए, इन प्रकार के जो धन है वो मुहैया करवाना चाहिए। और ये आर्टिकल के अंदर कहता है कि इस प्रकार के जो देश हैं जो कि इस जलवायु परिवर्तन के कारण अति संवेदनशील है, उनका जो प्रतिनिधित्व कौन करता है या उनको ये बात को कौन रखेगा। तो कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप में भारत को कह रहे हैं भी वह उनकी बातों को रखे। हमारे जो कई देश अस्थिर ऋणों के अपंग हैं, तो इस प्रकार के जो देश हैं जो कि यहाँ पर रहते हैं वो भी क्या है, काफ़ी यानी जो ऋण की ग्रस्ता में बैठे हैं, जिन उनके अंदर ऋण का जो बोझ है वो भी बढ़ गया है, जिसमें वे ऋण भी शामिल है, जो कि जो बड़े पैमाने पर उत्सर्जन के कारण जो जलवायु परिवर्तन के अंदर क्षति के प्रयास के अंदर लिया गया था। तो ऐसे ऋण के अंदर इसके अंदर शामिल है जो कि जलवायु परिवर्तन के कारण उनको लेना पड़ा था। ठीक है, तो उन्हें भी इस प्रकार के जो ऋण है उन पर भी हमें उनको क्या करना होगा भी उनके हमें प्रदान करवाना होगा उनको आर्थिक सहायता के रूप में। तो इसके अंदर जिक्र किया गया एक जलवायु संवेदनशील फोरम है। तो जलवायु जो संवेदनशील जो हमारे जो फोरम है यह उन देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी है जो कि जलवायु परिवर्तन के क्या है अत्यधिक संवेदनशील जो देश हैं। वैश्विक जलवायु से निपटने के लिए एक साथ कार्य करने के लिए भाग लेने वाली जो सरकारें हैं वो कि दक्षिण संयोग के रूप में है। तो यानी यहाँ पर जो दक्षिण के जो लोग हैं जो कि ज़्यादातर क्या है जलवायु के कारण प्रभावित है, उनका क्या है ये फोरम है। ये जो पहली बार इसकी जो स्थापना थी वह मालदीव के अंदर नवंबर 2009 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और जलवायु से निपटने के लिए इसने कई अन्य पहल भी चलाई है, जैसे वनरेबल 20। तो इसने क्या किया, जो इसके अंदर जो वित्त मंत्री होते हैं उनका एक समूह बैठता है जो कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो कमज़ोर हुई अर्थव्यवस्था है उनको क्या करती है, सहयोग प्रदान करवाती है, साथ साथ उनकी बातों को आगे रखती है। साथ ही साथ इन्होंने जो
जो वनरल 20 था उसको उन्होंने अक्टूबर 2015 के अंदर लीमा के अंदर इन्होंने शुरू किया था, जिसका प्राथमिक उद्देश्य क्या था, भी जलवायु वित्त की गतिविधियों को बढ़ावा देना था। एक इन्होंने सर्वाइव थाइव जिसको थ्राइव हैशटैग 1.5 डिग्री सेल्सियस का यानी प्रोग्राम चलाया था, जिसका उद्देश्य था भी जो ग्लोबल वार्मिंग जो कि 1.5 डिग्री तक जो उसका जो तापमान था उसको बढ़ाना नहीं है, कहीं ना कहीं उसको क्या करना है वहाँ तक सीमित रखना है और लोगों से आग्रह करना है और लोगों का सहयोग इसके अंदर हमें क्या करना है, प्राप्त करना है। तो ये जो कुछ स्कीम थी जो उनके द्वारा चलाई गई थी। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है तो उस सुधार के बारे में यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो जल्दी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।